कर देता हूँ, ठीक है। मैक्सवेल का वितरण नियम। देखो क्या होता है। मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने क्या किया? कुछ नहीं किया सर। मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा इंसान था आपकी तरह, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट था। हर जगह इसका योगदान है। इसका नहीं, इनका। इसका नहीं सर, इनका। किनका? किनका रे सर? इनका। तो जो मैक्सवेल महोदय थे, उन्होंने क्या किया? एक ग्राफ बनाया, ठीक है। एक ग्राफ बनाया तो एक तरफ से ले लिया अणुओं का अंश कि कितने जो अणु पार्टिसिपेट करते हैं वो इधर ले ली स्पीड, ठीक है। और जब ग्राफ बनाया दोनों के बीच में, तो जो ग्राफ है ये कैसा आया? बेल शेप्ड कर्व। घंटी के, घंटी कैसी होती है? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ऐसी होती है ना घंटी, इसको बोल दो आप। ऐसी तो होती है घंटी, ऐसे। तो ये घंटी के आकार का क्या है? कर्व है, ठीक है। अब देखो, ये जो ग्राफ उन्होंने बनाया है वो किस किस बीच में बनाया है? अणुओं का अंश, जिसको आप dn/n कहते हैं, और नीचे स्पीड ली है। तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जो अणुओं का अंश है वो स्टार्टिंग में, देखो आप, मतलब देखो ऊपर अणुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। अणुओं का अंश, जिसको आप फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कहते हो, वो ऊपर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला रीजन देखो, ये वाला आप रीजन देखो, और एक देखो आप ये वाला रीजन। रीजन मतलब होता है क्षेत्र। आपको देखना है, ये क्या करना है? आपको देखना है। सर देख लेंगे, देख ही तो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखो क्या कहा कि यहाँ जो स्पीड है, देखो जीरो से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे तो बढ़ रही है, बढ़ती 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 आगे एकदम से खूब सारी हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि बहुत कम स्पीड वाले, बहुत कम स्पीड वाले और बहुत ज़्यादा स्पीड वाले, ध्यान से सुनना। इस ग्राफ के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि बहुत कम स्पीड वाले और बहुत अधिक स्पीड वाले। यहाँ क्या है? अधिक स्पीड है, इधर तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, इधर है मोर स्पीड और इधर है लेस स्पीड। ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। तो बहुत कम गति वाले और बहुत अधिक गति वाले, जो अणुओं का अंश होता है वो भी बहुत कम होता है। देखो रे, ये लो, आ जाओ आप। सर आ रहे हैं, बस आप चलो। हाँ मैं चलता हूँ, आप आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, ठीक है। देखो यहाँ इस वाले बिंदु पे देखो आप, तो जो अणुओं का अंश है बहुत कम है, इतना सही है क्या? इधर भी देखो। तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत कम गति वाले और बहुत ज़्यादा गति वाले अणुओं का जो अंश होता है, अणुओं का जो अंश होता है वो भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। समझ में आ गया? कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि जब आप एक कंटेनर में खूब सारी गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हो, तो उनमें से बहुत कम स्पीड वाले और बहुत ज़्यादा स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। ओके ओके। अब देखो यहाँ देखो आप, तो इसकी चोटी पे, किसकी चोटी पे? घंटे की चोटी पे, ठीक है भाई। किसकी चोटी पे? जो अपन ने घंटा बनाया था, घंटा कह दो, घंटी कह दो, जो भी आप कहना चाहो, उसकी चोटी पे। इसको आप क्या कह सकते हो? पीक ऑफ कर्व,
जो आपका ग्राफ है उसकी चोटी है, चोटी को पीक बोलते हैं, ठीक है। हाँ वो वाली चोटी नहीं, शिखा, वो वाली चोटी नहीं, ये वो वाली चोटी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो चोटी है, इस चोटी के ऊपर जो अणुओं का अंश है वो अधिकतम है क्या? देखो रे ध्यान से ग्राफ को देखो, इस चोटी पे जो अणुओं का अंश है वो क्या है? अधिकतम है। अब याद करो, हमने पहली परिभाषा ही क्या लिखी थी आणविक वेगों में कि ऐसे अणु जो एक ही गति से चलते हैं, बहुत सारे अणु जो एक ही वेग रखते हैं, बहुत सारे अणु जो एक ही वेग रखते हैं उसको क्या कहते हो? प्रायिकता वेग। चाहे वो वेग सबसे कम ही हो, चाहे वो वेग सबसे कम ही हो, लेकिन जिस वेग को ज़्यादा से ज़्यादा अणु रखते हुए होंगे उसको क्या कहोगे आप? प्रायिकता वेग। तो जब हमने ग्राफ देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा अणु तो यहीं आ रहे हैं, इसकी चोटी पे ही आ रहे हैं, यही है ना। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि ये जो चोटी है इसकी जब आप यहाँ पे स्पीड चेक करोगे, आप यहाँ पे जब स्पीड चेक करोगे तो बोलो ना तो स्पीड ज़्यादा आ रही है और ना स्पीड कम आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, अपने को उससे मतलब नहीं है। तो हमने क्या कहा था कि ज़्यादातर मोलिक्यूल, ज़्यादातर अणु जिस स्पीड से चलेंगे, ज़्यादातर अणु जिस स्पीड से चलेंगे उसी को क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आप कहोगे। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो कर्व है, जो पीक ऑफ कर्व है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, प्रायिकता वेग को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि इस टाइम पे देखो स्पीड तो बीच की है लेकिन अणुओं का अंश जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये दो इसके निष्कर्ष थे, मैंने बता दिया कि बहुत कम गति वाले और बहुत ज़्यादा गति वाले अणुओं का जो अंश है वो भी क्या है? बहुत कम है। लेकिन जो प्रायिकता वेग होता है वहाँ पे अणुओं का अंश क्या होता है? अधिकतम होता है, और उसको उस वेग को आप क्या कहोगे? प्रायिकता वेग। और इस टाइम पे जो अणुओं का जो स्पीड होती है वो ना तो बहुत कम होती है और ना बहुत ज़्यादा होती है, किसकी होती है? थोड़ी बीच की होती है। तो ये आपका क्या हो गया? मैक्सवेल का वितरण नियम खत्म होता है। अब देखो फटाफट मैं आपको एक एडिशनल चीज़ और समझा देता हूँ, केवल समझा देता हूँ, समझ लेना आप, ठीक है। एंजॉय कर रहे हो ना इसको? मज़ा आ रहा है एक? हाँ बहुत बढ़िया, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। मज़े लेके पढ़ो, बहुत दूर तक जाओगे, रोके भी नहीं रुकोगे, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, पढ़ते रहो नहीं, पढ़ते रहो, स्टडी करते रहो। अब मैं जो बता रहा हूँ वो है वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र, ठीक है। वास्तविक गैसों के लिए पीवी समतापी वक्र, ठीक है भाई। या आप इसको कह सकते हो एंड्रयू का प्रयोग। एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे एंड्रयू। इन्होंने क्या किया था? CO2 गैस के लिए, CO2 गैस कैसी है? वास्तविक गैस है। CO2 गैस के लिए P वर्सेस V कर्व बनाया था, P वर्सेस V ग्राफ बनाया था और कुछ निष्कर्ष निकाले थे, वही अपन पढ़ने वाले हैं। दोनों हेडिंग का मतलब एक ही है, वास्तविक गैसों के लिए PV समतापी वक्र या फिर एंड्रयू का प्रयोग भी आप इसको कह सकते हो। और जो महान वैज्ञानिक एंड्रयू थे उन्होंने क्या किया था? CO2 गैस के लिए P वर्सेस V ग्राफ उन्होंने बनाए थे, ठीक है भाई, पता आपको होना चाहिए अच्छे से। अब देखो ये PV समतापी वक्र क्या होते हैं? बोयल का नियम क्या था? बोयल का नियम क्या था? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। P इज इक्वल टू क्या कहते थे? K1/V। ओके 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 ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो तीसरा वेरिएबल है वो T क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जब हमने P वर्सेज 1/V और P वर्सेज V ग्राफ बनाए थे,
इन ग्राफों को क्या कहा था अपन ने, आइसोथर्म कहा था, क्या क्या कहा था, आइसोथर्म, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हम इनको क्या कहते थे, आइसोथर्म, समतापी वक्र कहते थे, इसलिए इनको क्या कहा है, समतापी वक्र। पी और वी के बीच में बनाए जा रहे हैं, इसलिए इनको क्या कह दोगे, पी वी समतापी वक्र। अब देखो रे, यहाँ से पी और वी के बीच में ग्राफ बनाओगे आप, तो पी बराबर के डॉट 1/v, तो ये तो पी को तो कहाँ लोगे, वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, और ये जो 1/v केवल वी के बीच में बना तो ये 1/x, और के को क्या कर दोगे, m, तो y बराबर किसका ग्राफ बन रहा है, m/x का, y बराबर m/x का ग्राफ कैसे बनता है, ये p लिया आपने और ये v लिया, ऐसा बनता है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा बनता है, ठीक है। ये किसके लिए बनता है, ये किसके लिए बनता है, आदर्श गैसों के लिए बनता है, याद रखना, ऐसा ग्राफ किसके लिए बनता है, आदर्श गैसों के लिए बनता है। हमें तो किसके लिए बनाना है, हमें तो किसके लिए बनाना है, वास्तविक गैसों के लिए बनाना है, तो ग्राफ ऐसा नहीं बनता, वास्तविक गैसों के लिए ग्राफ ऐसा नहीं बनता, तो कैसा बनता है, वो किन्होंने बताया, एंड्रयू महोदय ने बताया। तो तब तक मैं इसको थोड़ा सा पिला लेता हूँ डोज, 1 मिनट आप वेट करोगे, बस 1 मिनट, ठीक है। आप इस ग्राफ को अच्छे से देख लोगे कि y बराबर m/x का ये कर्व है, देखो भाई हो गया है अपना काम। ये जो ग्राफ बनता है ऐसा, ये किसके लिए बनता है, बोल दो फटाफट बोल दो, किसके लिए बनता है, आदर्श गैसों के लिए। हमें किसके लिए बनाना है, हमें किसके लिए बनाना है, वास्तविक गैसों के लिए बनाना है। तो वास्तविक गैसों के लिए ग्राफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो कैसा आएगा, याद रख लेना, कैसा आएगा, जैसा आएगा वैसा आएगा, P वर्सेज V, इधर बढ़ रहा है V, इधर बढ़ रहा है P, ग्राफ कुछ आएगा ऐसा, ग्राफ कुछ आएगा ऐसा, कैसा, ऐसा, ठीक है भाई। बस 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 बन गया ग्राफ अपना। ऐसे नंबरिंग कर दो, आपके जो मन में है वो कर दो। ये टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एंड्रयू महोदय थे उन्होंने पाया कि वास्तविक गैसों के लिए जो पीवी समतापी वक्र है, वास्तविक गैसों के लिए जो पीवी समतापी वक्र है वो ऐसा नहीं बनता, उसमें कुछ क्या होते हैं, डेविएशंस होते हैं, कुछ त्रुटियाँ होती है। जब उन्होंने देखा तो ग्राफ कुछ ऐसे बने। और उन्होंने किसके लिए ग्राफ बनाए थे, याद रखना, जो एंड्रयू महोदय थे उन्होंने ग्राफ किसके लिए बनाए थे, CO2 गैस के लिए बनाए थे। तो देखो क्या कहा उन्होंने, ये कहा कि बिंदु A से B तक, बिंदु A से B तक देखो क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है, क्या देखो रे ऊपर क्या बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है। तो बिंदु A से B तक, बिंदु, मैं जो ये कंक्लूजन बोल रहा हूँ इसके निष्कर्ष बोल रहा हूँ, आप बुक से इनको पढ़ोगे फिर नोट्स बनाओगे। ये जो एंड्रयू का प्रयोग है केवल इसी में बात है, नोट्स बनाने के बाकी तो सब मैंने लिखवाई दिया, ठीक है। तो इसको समझ लेना आप, बिंदु A से B तक क्या बढ़ रहा है, प्रेशर, दाब बढ़ रहा है। दाब बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या हो रही है, देखो इधर इधर आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बिंदु B के बाद में, बिंदु B के बाद में दाब तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, देखो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आयतन तेजी से क्या हो रहा है, घट रहा है। आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है, देखो इधर आ रहे हैं। लेकिन बिंदु C के बाद में, बिंदु C के बाद में आप दाब को कितना ही बढ़ा दो,
बिंदु सी के बाद में दाब को कितना ही बढ़ा दो, गैसों के आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ एक बार आ गया तो यहीं आ गया, फिर गैसों के आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि बिंदु बी पर देखो क्या कर रहे हो, यहाँ दाब बढ़ाने पे आयतन घट रहा है, दाब बढ़ा रहे हो आयतन घट रहा है, मतलब गैस के जो अणु में पास पास आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। जब गैस के अणु पास पास आ रहे हैं तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा तो वो क्या हो जाएंगे, द्रवित हो जाएंगे, अणु पास पास आएंगे, चिपक जाएंगे, द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि बिंदु ए से बी तक दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है और बिंदु बी पर गैसों का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, बिंदु बी पर गैसों का द्रवण प्रारंभ हो जाता है, मतलब गैसें जो लगभग द्रव में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ठीक है, द्रवण प्रारंभ हो जाता है। बिंदु बी के बाद में दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं करे, लेकिन आयतन तेजी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, अर्थात यहाँ पे जो गैसों का द्रवण है वो तेजी से प्रारंभ हो जाता है। या आप ये कह सकते हो बिंदु बी के बाद में गैसों का द्रवण निरंतर क्या रहता है, होता रहता है, गैसों के जो द्रवण है वो लगातार होता रहता है, ज़्यादा होता है। और बिंदु सी पर आते आते गैसों का पूर्ण द्रवीकरण हो जाता है। ये जो गैसें होती है वो पूर्ण रूप से किसमें बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको, द्रव मिल गया। उसके बाद में आप कितना ही दाब बढ़ाओ, अरे द्रव को क्या आप दबा सकते हो क्या, कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो बिंदु सी के बाद में आप कितना ही दाब बढ़ाओ, गैस के आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं, अर्थात बिंदु सी पर गैसों का द्रवण पूर्ण हो जाता है और बिंदु सी के बाद में दाब बढ़ाने पर एक समांतर रेखा प्राप्त होती है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात किस पर थी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला पॉइंट आप लिखोगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड्रयू महोदय ने देखा कि ई से एफ तक, ठीक है, बिंदु ई से एफ तक दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु एफ पर गैसों का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। वो सेम कहानी है, बिंदु एफ से गैसों का द्रवण होते होते कहाँ तक चला जाता है, जी पर, और जी पर आते आते गैसों का पूर्ण द्रवीकरण हो जाता है। बिंदु जी के बाद में आप कितना ही बिंदु जी के बाद में कितना ही दाब बढ़ाओ, आपके आयतन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात बिंदु जी पर गैस पूर्ण रूप से द्रवित हो जाती है। हम साथ साथ ये भी पढ़ते जा रहे हैं कि जैसे ताप बढ़ता जा रहा है, इस क्षैतिज रेखा की लंबाई, जो क्षैतिज रेखा है ना, इसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। देखो पहले तो गैसों का द्रवण यहीं प्रारंभ हो गया था, फिर गैसों का द्रवण आगे जाके प्रारंभ हो रहा है, और फिर आगे देखो गैसों का द्रवण और भी आगे जाके प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे बिंदु आई से जे तक दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है, अर्थात बिंदु जे पर गैसों का द्रवण प्रारंभ हो जाता है, इसके बाद में आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लगभग जब आप ताप को बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो, जब आप ताप को बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो, तो जो गैसों का व्यवहार है वो कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है। ताप को बढ़ाकर जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हो तो गैसों का व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श। देखो ग्राफ चेक करो रे, P वर्सेज V का ग्राफ हमने कुछ ऐसा ही तो बनाया था, ऐसा ही तो बन रहा है। देखो तो देखो ताप बढ़ने के साथ जो क्षैतिज रेखा है उसकी लंबाई भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है ना, गैसों का जो द्रवण बिंदु है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, गैसों का द्रवण बिंदु भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो आपके एंड्रयू महोदय थे, उन्होंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा कर्व उन्होंने बनाया था। आप उसको बाकी बुक से अच्छे से रीड कर लोगे, ठीक है भाई। ओके सर, इतने तो हम सब समझदार हैं, बहुत बढ़िया, मुझे पता है आप सब समझदार हो। ऐसा ग्राफ बनता है। अब ये जो बिंदु है इसको कहा जाता है क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहा जाता है, क्रांतिक बिंदु इसको कहा जाता है। इस बिंदु पे जो दाब होगा उसको क्रांतिक दाब कहा जाएगा, और इस बिंदु पे जो आयतन होगा उसको क्या कहा जाएगा, क्रांतिक आयतन। तो आप जो ग्राफ आपको एक्सपेरिमेंटल गिवन होगा उसमें पीसी की वैल्यू यहाँ गिवन होगी,
ये कहा जाता है कि CO2 गैस के लिए जो क्रांतिक ताप होता है वो कितना होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इधर जब आप क्रांतिक दाब देखोगे तो लगभग 75 ATM के पास आसपास आएगा, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ से आप निकाल लोगे। तो CO2 गैस के लिए कोई पूछ ले कि क्रांतिक ताप कितना होता है तो आप कितना बताओगे 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, अपने इस ग्राफ से बनाया है। तो यह हो गया आपका वास्तविक गैसों के लिए PV समतापी वक्र, वास्तविक गैसों के लिए PV समतापी वक्र। फिर बाद में देखा गया कि जो गैसें होती है ना वो इस ग्राफ से कुछ डेविएशन शो करती है, इस ग्राफ से कुछ डेविएशन शो करती है, तो ऐसे बनती है। फिर उनके जो ग्राफ होते हैं ना वो फिर ऐसे बनते हैं, थोड़े लहरदार बनते हैं। अपने तो बिल्कुल ऐसे सीधे बन रहे थे और यही ग्राफ फिर कैसे बन जाते हैं, ऐसे लहरदार, ऐसे लहरदार। पहले ऐसे देखो ये आ रहा, ऐसे लहरदार बनते हैं, ठीक है। तो आप उधर मत जाना, चाहो तो बुक में देख लेना उसको। मैंने जो बताया है ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूँ। एंड्रू ने क्या कहा, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बात करते हो तो बिंदु ए से बी तक दाब बढ़ाने पर आयतन घट रहा है। बिंदु बी पर गैसों का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। बिंदु बी के बाद में दाब में तो कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन आयतन लगातार बढ़ रहा है, अर्थात गैसों का द्रवण प्रारंभ हो जाता है। बिंदु सी पर आते आते गैसों का पूर्ण द्रवीकरण हो जाता है। बिंदु सी के बाद में दाब को कितना ही बढ़ाओ आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात बिंदु सी पर गैसों का पूर्ण द्रवीकरण हो जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी यही कहानी होगी और 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी यही कहानी होगी। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है गैसों का द्रवण बिंदु भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है गैसों का द्रवण बिंदु भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ताप को बढ़ाकर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है तो वास्तविक गैसों का व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श हो जाता है। क्यों, हमें कैसे पता लगा, उस ग्राफ से पता लगा। हमें कैसे पता लगा, ग्राफ से पता लगा। एंड्रू ने ग्राफ किसके लिए बनाया था, CO2 गैस के लिए बनाया था। कौन सा ग्राफ, PV समतापी वक्र बनाया था, ठीक है। तो ये आपका एंड्रू का प्रयोग खत्म होता है। ओके, मिटा रहा हूँ इसको। और इस यूनिट की लास्ट हेडिंग गैसों के द्रवण की विधियाँ, गैसों के द्रवण की विधियाँ, गैसों के द्रवण की विधियाँ, गैसों के द्रवण की विधियाँ कि जो गैसें होती है हम उनको किस प्रकार से द्रवित कर सकते हैं, उनको हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। समझ गए, बोलो समझ गए, वेरी गुड, समझ गए। तो देखो गैसों के द्रवण की विधियों से क्या मतलब है। इसकी 3 विधियाँ हैं। सबसे पहली होती है आपकी होती है हाँ एक मिनट। तो पहली विधि होती है, देखो भाई, वो होती है आपकी फैराडे विधि। नाम लिख लो एक बार। पहली विधि होती है फैराडे विधि। इसकी जो दूसरी विधि होती है लिंडे विधि। और जो तीसरी विधि होती है क्लाउड विधि। कौन सी होती है, क्लाउड विधि। इसको जूल थॉमसन प्रभाव भी कहा जाता है। जूल थॉमसन प्रभाव भी इसको कहा जाता है, ठीक है भाई। ओके, अब हम लोग को 3 विधियाँ पढ़नी है, बिल्कुल इजी सी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इनमें नहीं है। सबसे पहले देखो फैराडे विधि। इस विधि में क्या होता है, आपके पास एक यू आकार की नली होती है कांच की। क्या होता है, आपके पास एक यू आकार की कांच की नली होती है भाई, ठीक है, जिसका एक सिरा क्या होता है, खुला होता है। जिसका एक सिरा क्या होता है, खुला होता है। अब हमने क्या कर दिया, उसमें गैस भर दी और फिर डाट लगा दी। पहली विधि समझा रहा हूँ, कौन सी, फैराडे विधि बता रहा हूँ, ठीक है। जो कांच की नली होती है उसका एक सिरा खुला होता है, जिसमें हमने क्या भर दिया, गैस भर दिया और उसको बंद कर दिया। और उसके नीचे क्या कर दिया हमने, बर्नर जला दिया। क्या जला दिया, बर्नर जला, आग लगा दी, उसके नीचे आग जला दिया। और जो उसका दूसरा सिरा था, उसका जो दूसरा सिरा था उसको हमने रख दिया हिमकारी मिश्रण में। जो कांच की नली का दूसरा सिरा था उसको हमने कहाँ रख दिया, हिमकारी मिश्रण में हमने रख दिया। अब ये हिमकारी मिश्रण क्या होता है, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग
मिक्सचर, जहाँ पे मतलब बर्फ़ जमी हुई होती हो, ऐसे मिश्रण को क्या कहते हो आप? हिमकारी मिश्रण कहते हो। ठीक है भाई, ओके, बस 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 बस, अरे बन गया, मत घबराओ। ये क्या है आपका? हिमकारी मिश्रण है। और हिमकारी मिश्रण क्या होता है? या तो आप ले लो बर्फ़ प्लस KI ले लो, या आप लिख सकते हो या बर्फ़ प्लस NaCl, कुछ भी ले लो हिमकारी मिश्रण जो आपको अच्छा लगे। या तो बर्फ़ प्लस KI ले लो या बर्फ़ प्लस NaCl ले लो। हमने क्या किया, जो हमारी कांच की नली थी उसका एक मुंह तो कहाँ रख दिया, हिमकारी मिश्रण रखी हुई एक बर्तन में रख दिया, और दूसरा सिरा जिसमें गैस भर के हमने क्या किया, उसको नीचे बर्नर लगा दिया। अब जैसे ही बर्नर लगाओगे तो जो गैसों के अणु उनमें क्या चालू होंगे? मोशन चालू होंगे। तो गैसों के अणु जो होते हैं यहाँ से घूमते घूमते वो कहाँ पहुँच जाएंगे? अंदर पहुँच जाएंगे। तो हिमकारी मिश्रण में आकर उनका क्या प्रारंभ हो जाएगा? उनका द्रवण हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ये क्या हो गई आपकी? द्रवित गैस। ठीक है, जो गैस थी इधर से गर्म करने पे इधर से पहुँच के कहाँ चली गई? हिमकारी मिश्रण में चली गई। जैसे ही गई आपको क्या मिल गया? वहाँ पे गैसों का द्रवीकरण हो गया इस हिमकारी मिश्रण की वजह से। और आपको गैसों के द्रवण की विधियाँ पढ़नी थी, पहली विधि पढ़ ली, फैराडे विधि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इतना ही था। ये चित्र आप बना लेना, थ्योरी मैंने बोली है वही लिखना है आपको। एक कांच की नली होती है जिसका एक सिरा खुला होता है, उसमें हमने क्या भरी? गैस भरी हो, उसको बंद कर दिया, दूसरे सिरे को हिमकारी मिश्रण में रख दिया। तो जहाँ जिस सिरे में गैस भरी होती है उसके नीचे बर्नर लगा दिया। जैसे ही बर्नर जलाओगे आप तो गैस के अणुओं के बीच में मोशंस होंगे, जिससे गैस के अणु गति करते हुए किधर चले जाएंगे? हिमकारी मिश्रण की तरफ चले जाएंगे। और वहाँ हिमकारी मिश्रण की वजह से उनका क्या हो जाएगा? द्रवण हो जाएगा। वेरी गुड। चित्र को मिटाने का मन नहीं है तो मैं नहीं मिटाऊँगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये जो चित्र है, डायग्राम जो है किसका है? फैराडे मेथड का है। किसका है? फैराडे विधि। जूल थॉमसन प्रभाव मैंने कल बताया था आपको, कल बताया था कि रुद्धोष्म परिस्थितियों में जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर सूक्ष्म छिद्र द्वारा प्रसारित होने दिया जाता है तो गैसें कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठीक है, देखो जो लिंडे विधि है, दूसरी आपकी जो दूसरी और तीसरी विधि सेम है भाई। दूसरी और तीसरी विधि क्या है? सेम है। ठीक है, तो लिंडे विधि है, ये किस पे बेस है? जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हो? जूल थॉमसन विधि भी कह सकते हो। समझना, पहले इसका चित्र समझना। इसका जो चित्र होता है वो ऐसा होता है। बस बन गया। बस थोड़ा सा पेशेंस रख लो, बन गया है चित्र। ऐसे एक पाइप होता है, बस थोड़ा सा ये दूर बन गया है तो इसको पास ले आते हैं। थोड़ा सा ये दूर बन गया है तो इसको थोड़ा सा अपन पास ले आते हैं।
ये लो अपना चित्र पूर्णता की तरफ गति करता हुआ बस भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये होता है ये सी। ओहो देखो क्या किया, ऐसा एक उपकरण होता है, ठीक है। ये जो नलियाँ होती है मुड़ी हुई होती है ऐसी, ये जो नलियाँ होती है मुड़ी हुई होती है, बस ऐसे ही चलता है, ये सिस्टम होता है। ये आपका एक बड़ा जार होता है, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले जो ड्राई एयर होती है, शुष्क हवा जिसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होती है, ठीक है, जो ड्राई एयर होती है, शुष्क हवा होती है, उसको इस पाइप के माध्यम से एंटर करवाया जाता है। और जैसे ही एंटर करेगी, इसको क्या कहते हैं अपन, कंप्रेसर। कंप्रेसर हिंदी में क्या कहते हो, क्या कहोगे उसको, संघनित्र। संघनित्र। इसका दाब जो होता है वो लगभग 200 ATM होता है, बहुत ज़्यादा दाब होता है। यहाँ जो दाब होता है वो कितना होता है, 200 ATM। 200 ATM पर इसमें अंदर गैस जाएगी, तो ये गैस को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देगा, बहुत ज़्यादा क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा, दबा देगा। जब गैस दब जाएगी, बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी, तो थोड़ा लिक्विड में करंट उठाना स्टार्ट हो जाएगी क्या, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो गैस कंप्रेस गैस है, जो संघनित गैस है, कैसी गैस है, संघनित गैस, वो इन पाइप्स के द्वारा मूव करती हुई, ये कौन सी गैस है, कौन सी गैस आ रही है, संघनित गैस, कंडेंस्ड गैस, संघनित गैस, कंडेंस्ड गैस, ठीक है। किससे हो, इस कंप्रेसर में आके वो क्या हो गई, संघनित हो गई है, ठीक है। तो वो मिल रही है आपको। और देखो वो यहाँ से होती 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 थोड़ी बहुत ठंडी हो रही है क्या, जब उसमें जाएगी, कंप्रेसर में जाएगी, तो थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। फिर जैसे ही यहाँ पहुँची, हमने क्या किया, इस वाल्व को खोला, यहाँ से वाल्व को खोला, तो ये यहाँ के गिरने लग जाएगी, यहाँ के गिरने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी। थोड़ी बहुत ठंडी गैस होगी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ठंडी होगी। फिर इधर से क्या करेगी, ये गैस वापस जाएगी, वापस जाएगी, वापस इसमें कंप्रेसर में जाएगी, फिर 200 ATM पे जाएगी, तो फिर और कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होगी, फिर घूमती घूमती इधर से आएगी। अब ज़्यादा बेचारी और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पे फिर भी ठंडी गैस है, फिर वो ठंडी गैस इधर से जाएगी। अब एक चीज़ और बताना मुझे कि इस पूरा जो ये आपका होल है, ये पूरा चैम्बर है, ये पूरा चैम्बर भी ठंडा हो जाएगा क्या, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ठंडी गैस भर गई है। तो इससे ठंडा होने की वजह से ये जो पाइप है, ये जो पाइप है, ये भी क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। अरे जिन पाइप के पास में ठंडा पानी बहता है, तो उनके पास में अगर कुछ आप रखोगे तो वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो इस चारों तरफ क्या भरा है आपका, ये ठंडी गैस भरी है। तो इधर से जो गैस आ रही है, तो ये पाइप भी क्या हो गया, ठंडा। तो अब क्या होने लग जाएगा कि इतना ठंडा हो जाएगा कि जो अंदर जो गैस आ रही है वो कैसे होने लग जाएगी, द्रवित होने लग जाएगी। और अब आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, द्रव मिल जाएगा। ये मिल गया आपका द्रवित गैस, आपको मिल गई, ठीक है। और यहाँ जो गैस है वो कैसी गैस है, शीतल गैस, मतलब ठंडी गैस है। वो गैस यहाँ से निकल रही है और फिर वापस इधर होती, वापस तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है। जब गैसों का द्रवीकरण हो जाता है, नीचे वाले वाल्व को खोलते हैं और उसको निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को बार बार अपनाते जाते हैं और अपने को क्या मिलता जाता है, गैसों का द्रवीकरण होता जाता है, हमें द्रवित गैसें मिलती जाती है। तो ये कौन सी विधि थी, लिंडे विधि थी, जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। जूल थॉमसन प्रभाव ये तो कहता था, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जब प्रसारित करते हैं तो गैसें कैसे हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये उच्च दाब 200 ATM है, निम्न दाब यहाँ खोल दिया, दाब कम हो गया, ठीक है। तो गैसें कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। किस पर आधारित है, जूल थॉमसन विधि पर आधारित है। तीसरी विधि भी सेम टू सेम है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है, बस जरा सा चित्र का फर्क है। तो उस चित्र के फर्क को मैं यहाँ दूर कर देता हूँ। ये है आपकी लिंडे विधि, सॉरी फेराडे विधि। कौन सी, फेराडे विधि, ठीक है, ओके। अब मैं बना रहा हूँ आपकी तीसरी विधि। दिख जाएगा इधर, दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखे
तो भी अच्छी बात है, कोशिश करना दिख जाए। एक मिनट, बस बन गया है अपना चित्र। यहीं से घुमा लेता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे पाइप मुड़ी हुई पाइप आएगी, और जो मुड़ी हुई पाइप है और आपकी जो मुड़ी हुई पाइप है ठीक है, वो कुछ ऐसी होती है। अभी देखो बस बन गया है अपना चित्र। ये लो, ये अपना बन गया चित्र। अपना चित्र है पूर्णता की तरफ, पूर्णता की तरफ अपना चित्र अग्रसर होता हुआ। ये लो, ठीक है। ज़रा सा मैं देख लेता हूँ इसमें थोड़ा सा क्या मिस्टेक है। ये लो, बस ओके। लो भाई, हमने क्या किया हमने ये थोड़ा इसका अंदर से ओके। वही एक बड़ा सारा चैम्बर होता है, यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा होता है, इधर से वही आप शुष्क गैस प्रवाहित करते हो, ठीक है। इसका दाब कितना होता है 200 atm। तो सब कुछ सेम है, वो का वो डायग्राम है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा बनने में ऐसा हो गया। बस यहाँ पे आप ध्यान रखना, एक पिस्टन लगा लेते हैं अपन। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक पिस्टन लगाते हैं। सुनना, कंप्रेसर में गैस आएगी, गैस कैसे हो जाएगी, हाई प्रेशर पे जब गैस आएगी तो गैस कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी। वो कंप्रेस गैस इन पाइप्स में से होके कहाँ आएगी, अंदर आएगी। अब जब गैस अंदर आके ये इधर आएगी तो ये जो पिस्टन है इसको बाहर की तरफ धक्का मारेगी। जो गैस है वो इस पिस्टन को क्या करेगी, बाहर की तरफ धक्का मारेगी। समझ में आ रहा है? जब पिस्टन इस गैस को बाहर की तरफ धक्का मारेगी तो ये पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या गैस काम कर रही है? क्या बिल्कुल काम कर रही है भाई। गैस उस पिस्टन को धक्का मार के बाहर भेज रही है, ठीक है। तो गैस क्या कर रही है, काम कर रही है। अब काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। भाई आप भी कोई काम करते हो, खाना वाना खाते हो तभी तो काम करते हो, या फिर किसी से पैसे लेके काम करते हो, ठीक है। तो ये जो गैस है ये काम कर रही है। अब काम करेगी तो उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो एनर्जी गैस को मिलती है वो खुद की आंतरिक एनर्जी से मिलती है, इंटरनल एनर्जी से मिलती है, ठीक है। गैस ने क्या किया, अपने आंतरिक जो ऊर्जा थी, खुद की ऊर्जा थी, उसका उपयोग किस में कर लिया, पिस्टन को धक्का मारने में कर लिया। बाहर धक्का, पिस्टन रास्ते में आ रहा था, धक्का मार के उसको साइड में कर दिया। तो क्या हुआ, गैस की आंतरिक ऊर्जा में क्या आ गई, कमी आ गई। अगर आपकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है, आपके शरीर का तापमान कम हो जाता है, तो आप ठंडी हो जाते हो ना। तो कुछ तो यहाँ से गैस ठंडी होकर आ रही थी,
कुछ तो यहाँ से गैस ठंडी होकर आ रही थी और कुछ गैस यहाँ आके ठंडी हो गई। क्यों? गैस ने रास्ते में कोई अवरोधक आ रहा था रास्ते में, तो गैस ने उसको धक्का मार के हटा दिया। अब धक्का मारने में गैस की खुद की आंतरिक ऊर्जा क्या हुई है? कम हुई है। आंतरिक ऊर्जा कम हुई है तो क्या होगा बताओ? गैस कैसे हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी से गैस कैसे हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। यह प्रोसेस होगी। अब क्या करोगे, यहाँ से जो ठंडी गैस आएगी वाल्व खोलोगे और नीचे आप उसको इकट्ठा कर लोगे। फिर यहाँ से जो गैस है वो वापस से इस पाइप से होती हुई वापस से सेम प्रोसेस में होती है, वापस से सेम प्रोसेस में वो चलता है। फिर से आएगी, फिर से गैस इस पिस्टन को धक्का मारेगी बाहर की तरफ, पिस्टन बाहर जाएगा, गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी तो गैस कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। अब इस चैम्बर में ठंडी गैस भर गई तो इस पाइप में से ठंडी गैस आ रही है, चैम्बर में ठंडी गैस भर गई तो पाइप में जो गैस ठंडी आ रही है वो कैसी होके आएगी? अब की बार वो द्रवित होके आएगी, लिक्विड होके आएगी। तो जो आपको यहाँ पे द्रव मिलेगा ये क्या है? आपका पिस्टन है, ठीक है। और गैस धक्का मारी, ध्यान रखना, गैस इसको धक्का मार रही है। और ये जो आपका है ये क्या है? कोर्क, ये कोर्क ढक्कन है। आपने क्या किया? वाल्व को खोला और नीचे से गैस को प्राप्त कर लिया। बना दूं? ये लो, बस खुश। इसमें आपको क्या मिल गया? द्रवित गैस आपको मिल गई। तो ये जो विधि है ये भी सेम जूल थॉम्सन विधि पर आधारित है, बस जरा से इसमें चेंज करना पड़ रहा है। वो कौन सा? ये पिस्टन वाला। बाकी सब कुछ क्या है? सेम। ये जगह इधर नहीं थी इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया, बाकी आप इसको ऐसा ही बनाओगे, ठीक है। सीधी भी नली बना दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे बना देना, अच्छी लगेगी। यह आपकी गैसों के द्रवण की विधियाँ ख़त्म होती है। आई होप अब आप थोड़ा सा एक होमवर्क है कि जो द्रवित गैसें होती है उनका उपयोग क्या है उनको आप अच्छे से पढ़ लोगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको गैसीय जो अवस्था है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गैसों के द्रवण की 3 विधियाँ थी, तीनों विधियों को हमने डिटेल से पढ़ा है, समझा है। इनकी अधिक जानकारी के लिए आप बुक उठाओगे और वहाँ से इसकी थ्योरी को कट कॉपी पेस्ट कर लोगे। समझ लेना। वैसे तो मैंने कुछ सब कुछ समझा दिया है आपको, फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़े तो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। ये गैसेस से स्टेट अपना चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपने एंजॉय इसको किया होगा। तो लिख देते हैं अपन द एंड, और आगे क्या लिखोगे? जय महाकाल, जय महाकाल, ठीक है। महाकाल को हाथ जोड़ के बस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है भाई। ओके।